हाय गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। मैं हेमंत प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड और उसकी ग्राफिक्स देखेंगे, ग्राफिक्स ग्राफ क्या होती हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोगों का इसी से रिलेटेड आएगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं डिमांड। It is the quantity of a commodity that consumers are willing and able to purchase it at a various prices during a given period of time. ये डिमांड हम सभी लोग जानते हैं। डिमांड को हिंदी में बोलते हैं मांग, और मांग लगभग हम सभी लोगों की लाइफ में डेली रोल प्ले करता है। ये क्या होता है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। विलिंग का मतलब आप लोग पहले समझ लिए विलिंग क्या है। विलिंग मीन्स जो चीज़ चाहा जाता है, किसी चीज़ को चाहना। और एबल का मतलब होता है उसको सक्षम हो टू परचेज, यानी एक कंज्यूमर अगर किसी चीज़ को चाहे और उस चीज़ को परचेज कर ले एट अ वेरियस प्राइसेस, और वो भी किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, वही कहलाता है डिमांड। तो आइए देखते हैं अब टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है? अब हम लोगों ने पढ़ लिया डिमांड। डिमांड हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, और डिमांड ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए 9th में, 10th में, 11th, 12th, इवन बीकॉम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। नंबर 1 इज इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। नंबर 2 इज एग्जेंट एंड एक्सपोज्ड डिमांड। नंबर 3 इज जॉइंट डिमांड। नंबर 4 इज डिराइव्ड डिमांड। नंबर 5 इज कॉम्पोजिट डिमांड। तो हम लोग अब इंडिविजुअल एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहले समझ लिए इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? कोई अकेला। और मार्केट का मतलब होता है बहुत सारे लोग जब किसी एक जगह पे गैदरिंग्स करते हैं। मार्केट का मतलब जब कई लोग किसी एक जगह पे गैदरिंग करते हैं। एग्जेंट और एक्सपोज डिमांड ये भी आगे देखेंगे। जॉइंट डिमांड जैसे हमारा ब्रेड एंड बटर, एक एग्जांपल इसका बहुत अच्छा है। डिराइव डिमांड मतलब डिराइव्ड से ही आपको क्लियर होता है किसी चीज़ की वजह से डिमांड का उठना। और कॉम्पोजिट मतलब मिक्सचर। इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? इट रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट अ वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे किसी एक अकेले पर्सन की बात की जा रही है, यानी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक अकेला कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को चाहता हो खरीदना किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, वो भी एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड। Whereas market demand क्या है? It refers to the total quantities of commodity that all the households are willing to buy at a various prices during a given period of time. टोटल क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी यानी जितना भी क्वांटिटी का डिमांड मार्केट में हो रहा है, और वो जितने भी हाउस होल्ड्स, मतलब अगर इसको ऐसे समझें कि मान लें आप अकेले जाते हैं किसी चीज़ को खरीदने, तो वो आपकी इंडिविजुअल डिमांड है। और अगर आप, आपके माता, आपके पिताजी, आपके सिस्टर सब लोग एक साथ जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? हाउस होल्ड डिमांड। मतलब, और यहाँ पे हाउस होल्ड का मतलब एक अकेले घर से नहीं है। यहाँ पे हाउस होल्ड का मतलब है पूरी मार्केट में जितने भी मैक्सिमम लोग आपको दिखेंगे वो सभी इन टोटल डिमांड्स में आ जाएंगे। हाउस होल्ड का मतलब है आपका घर, आपके पड़ोसी का घर, उसके बाद उसका घर। तो ये सभी लोग मिलकर जब किसी पर्टिकुलर एक चीज़ की डिमांड करते हैं या उसे खरीदना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और वो भी एक पीरियड ऑफ टाइम में, इट इज़ कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। नेक्स्ट इज एग्जेंट डिमांड। एग्जेंट डिमांड क्या है? इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर्स वांट टू और विलिंग टू बाय। मतलब यहाँ पे इतना क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो कि एक कंज्यूमर क्या, वांट मतलब होता है चाहना, विलिंग मतलब भी होता है चाहना, जो सिर्फ एक कंज्यूमर खरीदना चाहता हो। डिफरेंस समझिएगा, एग्जेंट और एक्सपोज्ड में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पे बस एक कंज्यूमर क्या चाहता है? खरीदना चाहता है किसी अमाउंट ऑफ गुड्स को, वो भी एक किसी टाइम पीरियड में। इट इज़ कॉल्ड एज एग्जेंट डिमांड। यहाँ पे एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन एग्जेंट एंड एक्सपोज्ड डिमांड। तो आप यहाँ पर ये समझ लें, यहाँ पे कंज्यूमर जो सिर्फ चाहता है खरीदना, खरीद नहीं पाता है, wants to और willing to buy। जबकि एक्सपोज्ड डिमांड में क्या होता है? द कंज्यूमर्स एक्चुअली परचेज द गुड्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर, वहाँ पे था एग्जेंट डिमांड में क्या वो चाहता है, और यहाँ पे जो एक्चुअली में परचेज करता है, इट द कंज्यूमर्स एक्चुअली परचेज द गुड्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड।
यही आपकी एक्सपोज्ड डिमांड है। यहाँ पे क्या होता है, परचेज कर लेता है, वहाँ पे क्या होता है, वो चाहता है। बस इतना सा ही डिफरेंस है दोनों में। अब देखते हैं जॉइंट डिमांड। इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर 2 और मोर गुड्स विच आर यूज जॉइंटली और डिमांडेड टुगेदर। बहुत सिंपल सा टर्म है जॉइंट डिमांड। आप सुबह सुबह जब अपने घर से निकलते हैं, आपको अगर ब्रेड लेना होता है तो आप ब्रेड के साथ बटर भी लेके आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ऐसे ही जब आप कार लेके निकलते हैं या बाइक लेके निकलते हैं तो आपको पेट्रोल लेना पड़ता है। क्या चाहिए होता है? पेट्रोल। पेट्रोल के बिना क्या कोई कार मूव कर सकती है? नहीं कर सकती है। या बाइक मूव कर सकती है? नहीं कर सकती है। ये यहाँ पे ये इट रिफर्स टू एज अ जॉइंट डिमांड, मतलब द डिमांड फॉर 2 और मोर गुड्स विच आर यूज जॉइंटली और डिमांडेड टुगेदर। आपको इस वर्ड को ध्यान रखना है। जॉइंट से ही क्लियर होता है कि जब दो चीज़ों की डिमांड एक साथ की जा रही हो। अब देखते हैं डिराइव डिमांड। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी। बहुत इजी सा टर्म है। एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे बिल्डिंग हाउस। अगर आपको एक घर बनाना है तो उसके लिए ब्रिक चाहिए, स्टोन चाहिए, सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए और ऐसी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी जिससे मिला के एक घर बनाया जा सके। वापस इस डेफिनेशन पे आते हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी, मतलब किसी एक चीज़ की अगर आप डिमांड करते हैं, जब किसी एक चीज़ को आप चाहते हैं तो उसकी वजह से कई और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी डिमांड्स अपने आप डिराइव्ड हो जाती हैं, मतलब उसकी वजह से उसकी डिमांड होने लगती है। इट इज़ कॉल्ड एज डिराइव्ड डिमांड। और बेस्ट सूटेड एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है बिल्डिंग हाउस। इससे बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड क्या है? डिमांड फॉर द गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। अब ऐसा डिमांड फॉर गुड्स जिसके बहुत सारे यूजेस हों वो कॉम्पोजिट डिमांड है। मान लीजिए आपने स्टील लिया, स्टील खरीद लिया, पूरा स्टील का बंडल खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया। ये आपकी बात नहीं है, बड़ी बड़ी फर्म्स ये काम करती हैं। उन्होंने स्टील ले लिया, स्टील को लेने के बाद वो उससे क्या कर सकती हैं भाई? बकेट बना सकती हैं। बकेट बनाने के बाद में और क्या बना सकती हैं? स्टील के बहुत सारे यूटेंसिल्स बनते हैं। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड होने के बाद में उसे कई सारे हम लोग यूजेस ले सकते हैं। यहाँ पर ये डेफिनेशन क्लियरली डिफाइन करती है द डिमांड फॉर द गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस। एक स्टील लेने की वजह से कितनी सारी डिमांड्स हमारी पूरी हो जाती हैं। इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्पोजिट डिमांड। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फर्स्ट अगर आप देखें तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब यहाँ पे हमको ये समझना है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस क्या है। अगर आप सभी लोग जानते हैं और हम सभी लोगों की लाइफ में बेसिक फंडा चलता है कि अगर कोई चीज़ महंगी दिखती है तो हम लोग वो चीज़ नहीं खरीदते हैं। अगर कोई चीज़ वही जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है उसका रेट अगर डाउन हो जाए तो हम लोग उसको आराम से खरीद लेते हैं और अपने साथ ही साथ दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं कि भाई इसका रेट गिर गया है, आप अगर चाहो तो ये खरीद सकते हो। प्राइस ऑफ कमोडिटी मैटर करता है डिमांड पर। अगर यही आपका भी आगे आप लॉ ऑफ डिमांड में भी यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब अभी मान लीजिए आपकी इनकम 20,000 रुपये है। उस 20,000 रुपये में आपने सेट कर रखा है कि 4,000 रुपये मुझे सेविंग्स में डालना है, 10,000 रुपये का कंजम्पशन करना है, उसके बाद अदर रिमेनिंग पैसा आपको किसी को डोनेट करना है या चैरिटी में डालना है, कुछ भी है। तो अभी आपका एक शेड्यूल सेट है। अभी आपकी इनकम 20,000 से बढ़ के 30,000 हो जाए तो उससे क्या होगा? आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी, लेकिन सेविंग्स इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती हैं। डिमांड बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेंगी, आपके डोनेशंस या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। तो कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने पे बेसिकली डिमांड बढ़ती है। अभी आदमी 10,000 कमा रहा था तो 4,000 की चीज़ें खा रहा था। अब आदमी 20,000 कमा रहा है तो अब 8,000 से 10,000 की चीज़ें खाएगा, 12,000 की चीज़ें खाएगा। इनकम पर भी, इनकम की वजह से भी डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कई बार ऐसा भी होता है कि कंज्यूमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से उनकी डिमांड बढ़ जाती है। मान ले सपोज अभी एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी लॉकडाउन में जो चीज़ें हुई, आपने देखा कि लॉकडाउन से पहले क्या था कि जो नॉर्मली लोग ब्रॉयलर में चिकन जो यूज़ करते थे वो 50 रुपये kg हो गया था, बट कोई यूज़ नहीं कर पा रहा था, उनको नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि लोग उससे सेटिस्फाई नहीं थे। अभी क्या है, अब वो चीज़ 300 रुपये की बिक रही है, 400 रुपये की बिक रही है, या जो भी रेट हो, आदमी उसको आसानी से खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट, उसका प्रेफरेंस, वो उस चीज़ को अगर खाता है तो वो उस चीज़ को छोड़ नहीं सकता है। वो अब चाहे जितने का भी मिले,
चाहे वो 200 को मिले, 300 को मिले। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिमांड मैटर करती है। क्यों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी चीज़ का, किसी गुड्स का रेट हाई है या प्राइस हाई है तो उसको कोई कंज्यूमर नहीं लेगा या नहीं चाहेगा। अगर उसका टेस्ट और उसका प्रेफरेंस उस पर डिपेंड है, उसको वो चीज़ पसंद आ गई है, कहीं भी जाके किसी भी रेट पे वो उस चीज़ को खरीदेगा और कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट इज प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर किसी चीज़ का सब्सटीट्यूशन है मेरे पास में, सब्सटीट्यूशन मतलब जैसे चाय और कॉफ़ी, दोनों चीज़ों को हम लोग बढ़िया से एग्जांपल समझते हैं। अगर टी है एक तरफ और एक तरफ कॉफ़ी है, ठीक है, टी और कॉफ़ी दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं होता है, बस टी के रेट थोड़ा सा कम होते हैं और कॉफ़ी के रेट थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। अब टी में क्या है, मान लीजिए अगर टी के रेट मान लीजिए 20 रुपये थे और कॉफ़ी का रेट उसी सेम टाइम पे 50 रुपये का था, ठीक है, और टी का रेट कंजम्पशन में या डिमांड में ज़्यादा होने लगा, ज़्यादा डिमांड होने की वजह से उसका प्राइस क्या कर गया, राइज कर गया। अब टी का प्राइस राइज कर गया यानी 20 रुपये से कहाँ पहुँच गया, 40 रुपये पहुँच गया मान लीजिए। अब 20 रुपये से अगर वो 40 रुपये पहुँच गया है, आदमी ऑलरेडी 50 रुपये की कॉफ़ी पहले से ही ले रहा है, तो क्या करेगा भाई, वो शिफ्ट कर जाएगा, टी टू कॉफ़ी आ जाएगा, क्योंकि वो यही सोचेगा ना कि भाई अगर हमको 40 रुपये में चाय पत्ती खरीदना है तो हम 50 रुपये की कॉफ़ी क्यों ना खरीद के बढ़िया कॉफ़ी पिएं, अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाएं। सो यहाँ पे प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिमांड पर फ़र्क पड़ता है कि अगर उस सेम प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उसका प्राइस क्या है, इस पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है डिमांड पर। आगे हम लोग सारी चीज़ें डीपली पढ़ेंगे। अगर आपको और डीपली पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर छोड़ें, या अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन मतलब एक कंज्यूमर यानी हम, आप, हम सभी लोग हमेशा क्या ध्यान रखते हैं या क्या चाहते हैं कि भैया कोई भी चीज़ हमें चाह रही हो वो कम से कम रेट में मिल जाए। जो चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट या जो भी चीज़ हम चाहते हैं हमारे डेली यूजेस में हो वो हमको कम से कम रेट में मिले। और होता क्या है कि वो कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं आपके डिमांड में जिसका रेट ऑलवेज हाई होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, एक एग्जांपल बढ़िया सा ले लेते हैं। पेट्रोल है, हमारी डेली नीड है, हमको डेली गाड़ी से चलना है, डेली मतलब कहीं ना अपने ऑफिस जाना है, अपने घर जाना है, कहीं भी जाना है, तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट में पेट्रोल आता है। अब कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन रहती है अरे यार आज नहीं तो कल रेट गिरेगा, रेट गिरेगा, और होता क्या है कल रेट बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका यूज़ करना कम नहीं करता क्योंकि वो उसकी डेली नीड्स में है। लेकिन हाँ, अगर उसका क्या रेट गिर गया, मान लिया 80 रुपये से पेट्रोल 50 रुपये आ गया है, 40 रुपये आ गया, तो क्या आदमी उसको स्टोर करके रख सकता है बहुत ज़्यादा? ये भी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन हमेशा ये रहती है कि जो भी गुड्स हम यूज़ कर रहे हैं उसका प्राइस कम हो। लेकिन हाँ, प्राइस के कम होने पे डिमांड पर फ़र्क ज़रूर पड़ता है, डिमांड बढ़ती है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड यही है कि प्राइस के गिरने पे डिमांड का बढ़ना होता है और प्राइस के बढ़ने पे डिमांड का गिरना होता है। ये सब हम लोग अभी आगे ग्राफ के थ्रू समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब्स एन इनवर्स रिलेशनशिप। आपको ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, ये मेन पूरे डेफिनेशन का बेस यही है। इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब करता है इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। अभी मैं आपको पीछे भी यही चीज़ बता रहा था कि किसी भी गुड्स के प्राइस के कम होने पे उसकी डिमांड बढ़ती है। अगर किसी भी चीज़ का रेट गिरेगा तो उसकी डिमांड ऑलवेज बढ़ेगी। जबकि ऑल्टरनेटिवली अगर आप देखें, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये लाइन भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि यही अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो आपका डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड क्लियरली डिफाइंड नहीं होगा, या जो भी नियम है डिमांड का वो फॉलो नहीं होगा। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अभी मैं इसके 5 एजम्पशंस होते हैं, 6, मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे क्या है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब जो भी क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हैं या जिस भी क्वांटिटी की डिमांड होती है वो जस्ट इनवर्सली रिलेटेड होती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी के। या फिर अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस when its price fall and decreases when its price rises। यहाँ पे एक लाइन में मैंने पूरी डेफिनेशन लिख दी है, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस। किसी भी डिमांड
अगर किसी भी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो रही है, कब? व्हेन इट्स प्राइस फॉल, जब उसका प्राइस गिरता है, और डिक्रीजेस, क्या डिक्रीजेस? डिमांड डिक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस राइजेस। आप आसानी से डेफिनेशन याद भी कर सकते हैं। इसमें ये लाइन जोड़ना मत भूलिएगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। और ये है क्या, ये भी पूरा डीपली आप आगे समझेंगे। तो आइए ग्राफ देखते हैं, ग्राफ समझते हैं क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक बार समझ गए तो आपको डिमांड किसी और से समझने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। ये लाइन आपकी जो शो हो रही है, ये आपकी क्या है? प्राइस लाइन है। याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये आपकी प्राइस लाइन है और ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, ये प्राइस लाइन है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वाई द डिमांड कर्व्स ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। ये इंटर में भी पूछा जाता है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है। इनफैक्ट अगर आपको जानना है तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है। डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि आप बेसिक रूल जानते ही हैं कि प्राइस के घटने पे डिमांड का बढ़ना होता है और प्राइस के बढ़ने पे डिमांड का घटना होता है। कैसे देखते हैं, आइए। मान लीजिए बेसिक प्राइस एक हमारा रहा 10, किसी भी कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज़ था। जब 10 रुपीज़ था तो उस पर हमारी डिमांड कितनी होती थी? कितनी कमोडिटीज़ का डिमांड होता था? 60 कमोडिटीज़ का, 60। अब हुआ क्या, मान लीजिए प्राइस उसका 10 रुपये से बढ़ के 15 रुपये हो गया। प्राइस के बढ़ने पे 10 रुपये से 15 रुपये, 5 रुपये का डिफरेंस हुआ दोनों में, तो उसकी वजह से हमारी जो डिमांड हो गई प्रोडक्ट की गिर के कितनी हो गई? 50 हो गई। यानी 60 से जस्ट जंप करके कहाँ आ गई? 50 हो गई। सिर्फ 5 रुपये के डिफरेंस में 10 क्वांटिटी कमोडिटी कम कंज्यूम होने लगी। और जबकि वहीं पे अगर प्राइस यहाँ से डाउनफॉल पे आ जाए, यानी प्राइस 10 रुपये से घट के 5 रुपये पे आ गया, तो आपने क्या देखा कि ये लाइन क्या शो कर रही है कि हमारी क्वांटिटी की जो डिमांड है या कमोडिटी की जो डिमांड है वो 70 हो गई, जस्ट 10 से बढ़ गई। सो ये ग्राफ यही बताता है ऑलवेज कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए होता है। ये लाइन आपको नीचे जो गिरती हुई लाइन दिख रही है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए कहलाती है कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड का घटना, प्राइस के घटने पे डिमांड का बढ़ना, ऑलवेज इसीलिए डाउनवर्ड कर्व, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार मैं आपको फिर से समझा दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज डालना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग पीछे लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम देख रहे थे, तो वो जो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम है वो है क्या, इसीलिए मैंने आपको इसके लिए अलग से नोट्स बना दिए हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम जो होता है वो होता क्या है। देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप किस चीज़ का एग्जाम्पल दो, मान लीजिए अगर आप बिस्किट खा रहे हैं, कोई एक बिस्किट खा रहे हैं, तो आप सेम बिस्किट कंज्यूम कर रहे हैं। मान लीजिए पार्ले बिस्किट आप खा रहे हैं, पार्ले अगर आप खा रहे हैं तो वही बिस्किट खाएं। ये नहीं कि आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप इनकम की बढ़ने की वजह से आप क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच ओवर कर जाएंगे। हालांकि होगा तो सेम कैटेगरी का बिस्किट ही होगा, लेकिन आप इनकम के बढ़ने पे स्विच कर जाएंगे, दूसरे ब्रांड पे आ जाएंगे जो कि आप यूज़ करने लगेंगे। सो वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट, देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, यानी अगर आप जो खा रहे हैं लगातार वही कंज्यूम करते जाएं, लॉ ऑफ डिमांड तभी अप्लाई होगा वहाँ पे। यानी जो जिस चीज़ का कंजम्पशन आप कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, आप उसी चीज़ को कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते जाएंगे। तो यही बोला गया, देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अगर इसमें से कोई भी डिस्टर्बेंस होती है, कोई भी रूल ब्रेक होता है, तो वो आपका लॉ ऑफ डिमांड में नहीं आएगा। नेक्स्ट, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज रिमेन अनचेंज, मतलब जैसे टी और कॉफ़ी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो सेम रहना चाहिए। अगर टी 20 रुपए की है तो 20 रुपए पे ही आप यूज़ कर रहे हैं, कॉफ़ी 40 रुपए पे है तो 40 रुपए 40 रुपीज़ पे ही आप उसको यूज़ करें। अगर 40 रुपीज़ से गिर के प्राइस कॉफ़ी का 20 रुपीज़ आ जाएगा तो आप ऑब्वियस ही बात है चाय को छोड़ के तुरंत ही कॉफ़ी पे स्विच ओवर कर जाएंगे, तो ये लॉ ऑफ डिमांड के नियम से बाहर हो जाएगा, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है, द कमोडिटी शुड बी नॉर्मल कमोडिटी, मतलब वो कोई नॉर्मल कमोडिटी होनी चाहिए, किसी अलग स्पेसिफिक क्वालिटी, उसकी मतलब कोई स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं होनी चाहिए उस कमोडिटी की। साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी बात बोली जाती है कि पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो साइज़ भी सेम रहना चाहिए, पॉपुलेशन का साइज़ भी नहीं चेंज होना चाहिए, नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट चेंज,
आपकी इनकम में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप 10,000 कमा रहे हैं, 2,000 का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो 2,000 का ही कंजम्पशन होना चाहिए, उसमें से 3,000 का कंजम्पशन ना होने पाए। अगर यहाँ पे इनकम में फ्लक्चुएशन हुआ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंज हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड का पार्ट नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन फ्यूचर। ये भी बात आपको याद रखनी है इस चीज़ में, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम में, कि जो फ्यूचर प्राइसेस हैं वो रिमेन सेम रहने चाहिए। यानी यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेशन प्राइस की चेंज होने की नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन फ्यूचर। अगर मान लीजिए पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते हैं, आपको पता चल जाए कि कल पेट्रोल का रेट 60 रुपये हो जाएगा 100 रुपये से गिर के, तो आप क्या करेंगे, आज ही जाएंगे और कल पहुंचेंगे, नेक्स्ट डे पे आपको पता चल गया है कि आज 100 रुपये है, कल 60 रुपये है, तो आज आप पेट्रोल डलाएंगे ही नहीं, तो उससे डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कल जब वो 60 रुपये का आ जाएगा तब आदमी मैक्सिमम डिमांड करेगा, क्योंकि वो हमारी डेली नीड्स में आता है, उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो वो लॉ ऑफ डिमांड में नहीं होगा, लॉ ऑफ डिमांड से बाहर हो जाएगा। तो गाइस हम लोगों ने देखा डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ग्राफ क्या है, कैसे है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे जो हम आपको अगली वीडियो में देंगे, एक्सेप्शंस टू डिमांड, क्योंकि हर एक चीज़ का एक्सेप्शन भी होता है, तो यहाँ डिमांड का भी एक्सेप्शनल केस मिलेगा आपको। डिमांड के एक्सेप्शनल केसेस पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं, प्राइस, इनकम, क्रॉस, बहुत सारे टॉपिक्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल कराएंगे। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू।